अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। जिस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसमें भी हमें पहले दो लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेंगी और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट दे दी गई थी जिनको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे हमें पहले दो लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेंगी, दो लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेंगी। जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी तो उनको फिर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है उस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। टू साइड ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर के एक रेक्टेंगल है या मुस्ततील है, उसकी जो दोनों साइड के दरमियान जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है वो 3.5 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर हम उसकी लंबाई में से चौड़ाई को माइनस करें तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा दोनों लेंथ में वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन मालूम करनी है, यानी कि उसकी हमें लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज है वो मालूम करनी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, अगर उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है या अहाता है, पेरीमीटर या अहाता कौन सा होता है, जिस तरह कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, रेक्टेंगल की चारों साइड की लेंथ को अगर आप सम करें तो वो पेरीमीटर या अहाता कहलाता है। तो उसकी जो पेरीमीटर की वैल्यू में दी गई है उस रेक्टेंगल की वो 67 सेंटीमीटर है। हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि उसकी डायमेंशन की वैल्यूज मालूम करनी है। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दो कंडीशन बता दी गई है। पहली कंडीशन है कि जो दोनों साइड का अगर हम डिफरेंस मालूम करें तो वो 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल आता है। ठीक है, इस कंडीशन को यूज करेंगे और एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरह दूसरी इसमें हमें कंडीशन बता दी गई है कि उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है या आता है वो 67 सेंटीमीटर है। तो हम ये दो कंडीशन यूज करेंगे और दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन सेम ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी तरह बन जाएगा। तो हम उसको फिर सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और फिर उसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ये मैंने लिख दिया बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन को मैंने शॉर्ट करके लिखा है। तो देखें जिस तरह कि आपको मैंने क्वेश्चन में बताया कि हमें जो रेक्टेंगल की डिटेल दी गई है उसकी हमें दो कंडीशन बताई गई हैं। तो उन दो कंडीशन को यूज करते हुए सबसे पहले हम दो लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब हम दो लीनियर इक्वेशन बना लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम फिर उसी तरह हो जाएगा जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 था। हम उन दोनों लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखें जो रेक्टेंगल की डिटेल दी गई है हमें क्वेश्चन में, उसमें ये मैंने एक फिगर बनाई है रेक्टेंगल की। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने ये फिगर बनाई है, ये क्वेश्चन में बनाना जरूरी नहीं है, अगर बना लेते हैं तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब तो देखें ये जो हमने रेक्टेंगल बनाई है इसकी जो लेंथ है या लंबाई है इसको हमने x के को लग दिया। ठीक है, और जो इस रेक्टेंगल की विड्थ है या चौड़ाई है उसको हमने y के को लग दिया। ठीक है, तो देखें मैंने लिख दिया लेट, हम फर्ज करते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। ये हमने इसकी लेंथ और विड्थ को हमने x और y के इक्वल लग दिया। अब हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है, पहली कंडीशन, उसके मुताबिक ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो साइड्स हैं इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो हमें 3.5 सेंटीमीटर बताया गया। ठीक है, तो देखें अगर ये रेक्टेंगल की एक साइड है यानी कि लेंथ है और ये रेक्टेंगल की दूसरी साइड है यानी कि विड्थ है, तो इनके दरमियान डिफरेंस की हमें वैल्यू दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन थी उसके मुताबिक दोनों साइड यानी कि लेंथ और विड्थ के दरमियान डिफरेंस, मैंने माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है, x माइनस वाई यानी कि x और y के दरमियान डिफरेंस ये किसके इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर के। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन की सूरत में लिख दिया और इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ये हमने पहली लीनियर इक्वेशन यहां पर लिख दी। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन हमें क्वेश्चन में बताई गई थी उसमें हमें जो रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू में दे दी गई थी। पेरीमीटर किसको कहते हैं, ये जो रेक्टेंगल की चारों साइड की जो लेंथ होती है इनको अगर आप सम कर लें तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमें जो वैल्यू दी गई थी पेरीमीटर की वो 67 सेंटीमीटर दी गई थी। तो देखिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, यानी कि हमें इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर की वैल्यू दी गई थी। तो हम रेक्टेंगल के लिए जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो छोटी क्लास में पढ़ के आए थे, ये मैंने वो फार्मूला पुट कर दिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला होता है रेक्टेंगल की पेरीमीटर के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर पेरीमीटर की जगह हमें जो पेरीमीटर की
वैल्यू दी गई थी 67 सेंटीमीटर, वो मैंने पुट कर दी, ठीक है। और उसके बाद ये 2 आ गया और इनटू लेंथ की जगह मैंने x पुट कर दिया क्योंकि हमने लेंथ को x के इक्वल रखा था, और प्लस विड्थ की जगह मैंने y को पुट कर दिया क्योंकि हमने विड्थ को y के इक्वल रखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो 2 है जो कि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई के साथ, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 67 पे डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप इसको 67 पे डिवाइड करेंगे तो ये 33.5 टाइम डिवाइड होगा 67 पे। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए इक्वेशन की इस साइड पे 33.5 ये वैल्यू आ गई है और इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये x प्लस वाई, ये दो वैल्यूज आ जाती हैं। अब नेक्स्ट मैंने इस इक्वेशन को यहां पर रीअरेंज करके लिख दिया, यानी कि x प्लस वाई को पहले लिख दिया और 33.5 को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन आ जाती है, ठीक हो गया। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। तो अब हम ये जो रेक्टेंगल की डायमेंशन या इसकी जो लेंथ और विड्थ है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। तो देखें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें जो दो इक्वेशन दी जाती हैं, दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती हैं, उनको हम मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उनके हम मैट्रिसेस बनाते हैं। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि ये जो इक्वेशन ये 1 और ये 2, इनसे हम पहले मैट्रिसेस बनाते हैं। तो देखें मैट्रिक्स हम किस तरह बनाते हैं। हम सबसे पहले जो कोफिशिएंट की वैल्यूज होती हैं लीनियर इक्वेशन में, उनको अलग एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट की वैल्यूज कौन सी होंगी, मैं यहां पर अगर देखें ये हमारे पास पहली जो लीनियर इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू कौन सी है, ये जो वेरिएबल x और y है इनके साथ जो वैल्यूज आती हैं वो कोफिशिएंट वैल्यूज होती हैं। तो देखें यहां पर x के साथ इस तरफ कोई वैल्यू नहीं है, जब भी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू नहीं होती इसका मतलब है कि वहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर x के साथ फिर क्या वैल्यू होगी, 1 होगी, तो हम यहां पर लिख लेंगे 1, ठीक है। उसके बाद अब y पे आ जाएं तो y के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि यहां पर 1 है और साथ में हम माइनस लिख देंगे, तो यहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी -1। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाएं तो यहां पर देखें x के साथ वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है यहां पर भी 1 है, और y के साथ भी वैल्यू नहीं लिखी हुई कोफिशिएंट, तो इसका मतलब है यहां पर भी 1 है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर देखें +1 है, तो मैंने यहां पर प्लस लिखा नहीं है क्योंकि जब भी आप नंबर के साथ साइन नहीं लिखते हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर होता है या उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये हमने पहला जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो हमने लिख दिया। अब दूसरा हमें मैट्रिक्स लिखना होता है जो वेरिएबल्स होते हैं लीनियर इक्वेशन में, उनका मैट्रिक्स बनाना होता है। तो देखें ये जो दो लीनियर इक्वेशन है इनमें वेरिएबल कौन कौन से x और y है, तो हम x और y इनका एक मैट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद आप इक्वल साइन डालें और अब इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या वैल्यू है, यहाँ पर 3.5 है और यहाँ पर 33.5 है, इनको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज की के लिए आप अलग से एक मैट्रिक्स बना लें, ठीक है। हमने कांस्टेंट वैल्यूज के लिए भी एक मैट्रिक्स बना लिया, तो हमने 3 मैट्रिसेस बना लिए इन दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि ये जो हमने मैट्रिसेस बनाए हैं इनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि लेट, हम फर्ज करते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको मैं a के इक्वल रखता हूं, तो मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 1 -1 1 1, ठीक है। और ये जो दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको मैं x के इक्वल रख लेता हूं, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा x और y। और ये जो तीसरा मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट वैल्यूज जिसमें आ रही हैं इसको हम b के इक्वल रख लेते हैं, तो मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू, और इसमें आ गया 3.5 और दूसरी वैल्यू है 33.5, ठीक है। ये हमने 3 मैट्रिसेस बना लिए, ठीक है। अब ये फिगर मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बनाई हुई थी। तो अब देखें हमने जो मैट्रिसेस हैं उनको नाम दे दिए, उनको हम मुख्तलिफ वेरिएबल से शो कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में अब इन मैट्रिसेस की जगह हम ये वेरिएबल्स पुट कर लेते हैं। तो देखें ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे क्योंकि इसको हमने a के इक्वल रखा। ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको आप इसकी जगह आप x पुट कर लें, ठीक है। और इज इक्वल टू इस कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स की जगह आप b पुट कर लें क्योंकि हमने इसको b के इक्वल रखा था, तो ये आ जाएगा b, ठीक है। अब देखें चूंकि हमें इस x यानी कि ये x और y इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम इस x को एक तरफ रखते हैं और इस a को दूसरी तरफ लेके जाएं तो a दूसरी तरफ जाके b पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। और अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि देखें इस a को आप ऊपर लेके जाएं, तो हम जब a को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। a की पावर क्या है, हम जानते हैं जब भी किसी वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है, यानी कि इसकी पावर 1 है। तो ये a जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1 और साथ में ये b आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है
इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इस x यानी कि ये x और y वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें A इनवर्स की वैल्यू चाहिए और B मैट्रिक्स चाहिए। B मैट्रिक्स तो हमारे पास है, ठीक है, लेकिन A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हम A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, हम पिछली एक्सरसाइज में A इनवर्स का फॉर्मूला यूज करते आए हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना हो तो उसको हम फाइंड करते होते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स A है इसका हम एक तो डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, दूसरा हम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे। जब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जब A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ पर पुट करेंगे और इस B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x यानी कि ये x और y वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखें, पहले हम ये डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स A का। तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है, इज इक्वल टू, और अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो भी आप इस तरह 2 बार के अंदर शो कर दें। मैंने ये मैट्रिक्स ए को भी 2 बार या स्ट्रेट लाइन में शो कर दिया और इसकी एंट्रीज को भी मैं 2 बार या स्ट्रेट लाइन में शो करता हूं। तो ये आ गया 1 -1 1 और 1, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला पुट करेंगे तो उसमें हम ये जो एंट्रीज होती हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इन 2 एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई करें, ये जो 2 एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। अब आप इन 2 एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, इस 1 और -1 को। ये देखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ये आ जाएगा 1 × ये वाला -1। ये हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, ये -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 + 1 2। हमारे पास A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ गई। अब देखें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 2 आई है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स फिर कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये हम पिछली एक्सरसाइज में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ के आए हैं, गैर नादर कालब जिसको बोलते हैं उर्दू में। और जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ जाता है तो तब ही हम A इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाता, यानी कि इसका जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 आ जाती, तो फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाते। क्योंकि देखें, अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम इस फार्मूला में अगर 0 पुट करेंगे तो 0 से कोई भी आप वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, यानी कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने पहले तो ये डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। अब हम एडजॉइंट ऑफ A, ये जो मैट्रिक्स A है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे। तो हम पिछली एक्सरसाइज में एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ के आए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, हम 2 काम करते हैं। देखें, इस अब A का मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है, तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, यानी कि ये जो एंट्रीज है इनको आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देंगे। अब यहाँ पर तो दोनों जगह पर ही 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 और 1 ही हम लिख लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यूज होती तो उनको हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। और दूसरा, ये जो 2 एंट्रीज है जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कहा जाता है, इनके आप साइन चेंज कर दें। ये -1 है तो इसको आप +1 कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा नहीं, हम जानते हैं कि जब नंबर के साथ साइन नहीं होता वो पॉजिटिव नंबर होता है, इसके साथ प्लस का साइन आ रहा होता है। और ये जो 1 है इसको आप -1 कर दें, ठीक है। हमने 2 काम कर दिए। एक, हमने ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है, यहां पर चूंकि दोनों तरफ 1 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा, हमने इन 2 एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स भी लिख दिया। अब हमारे पास इस फार्मूले में देखें, एडजॉइंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। हम ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये वाला फार्मूला पहले पुट करता हूं। ये आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, और फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर लें। अब एडजॉइंट ऑफ A की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लें। ये आ जाएगा 1 1 -1 1 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह हमने जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम की है ये पुट कर लेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 कर लें, ठीक है। ये हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। तो अब हम ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इस फार्मूला में पुट करेंगे
इस ए इनवर्स की जगह और इस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स यानी कि ये जो वेरिएबल एक्स वाई है इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, मैं ये फार्मूला पुट करता हूं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। x की जगह क्या, कौन सा x की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट करें क्योंकि x को हमने एक्स वाई इस वेरिएबल मैट्रिक्स के इक्वल रखा था, तो यहां पर आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया 1 1 -1 1। ठीक है, यहां पर ये माइनस है और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2। ठीक हो गया। और b की जगह आप ये जो b मैट्रिक्स है, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज वाला मैट्रिक्स है, इसको आप पुट कर लें तो ये आ जाएगा 3.5 और 33.5। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। तो अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ये जो दो ऊपर मैट्रिसेस आ रहे हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। मैं ये जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखें, हम इन दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसकी जो पहली वाली रो है इसको आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे मैट्रिक्स के इस कॉलम के साथ, उसके बाद दूसरी वाली रो को आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो हम पहली रो से स्टार्ट करते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होगी कि पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहली एंट्री क्या है, हमारे पास इस रो में 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दे कॉलम की पहली एंट्री 3.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3.5, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। और अब ये सेकेंड एंट्री क्या है, 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकेंड एंट्री 33.5 के साथ। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सेकेंड रो पे आ जाएं, यहां पर पहली एंट्री है -1, तो -1 को आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री 3.5 के साथ और उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब आप इस रो की सेकेंड एंट्री 1 को मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की सेकेंड एंट्री 33.5 के साथ। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये वाला 2। तो अब आप इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखें ये हो जाएगा, ये 1 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3.5 आ जाएगा और उसके बाद प्लस का साइन आएगा, 1 33.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 33.5 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये -1 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3.5 हो जाएगा और उसके बाद +1 33.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 33.5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। पहले 3.5 और 33.5 को अगर आप सम करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको वैल्यू मिलेगी 37। ठीक है, और इसी तरह ये -3.5 प्लस 33.5, 33.5 में से 3.5 माइनस करेंगे कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 30। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस 2 को इन दोनों एंट्रीज पे अलग-अलग डिवाइड कर लीजिए। तो देखें इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2। मैंने इस 2 को इन दोनों एंट्रीज पे अलग-अलग डिवाइड कर लिया। हम ये इक्वल दरमियान में डाल लेते हैं। तो अब देखें, अब कैलकुलेटर से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 द 2 और 237 पे डिवाइड होगा 18.5 टाइम। ठीक है, ये आ जाएगा 18.5। ठीक है, इसी तरह ये 2 1 द 2 और 230 पे डिवाइड होगा 15 टाइम। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ऊपर ये पहली वाली वैल्यू आ जाएगी 18.5 और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। और ये कौन से मैट्रिक्स के इक्वल हमने रखा था इसको, ये जो मैट्रिक्स वेरिएबल वाला मैट्रिक्स था, तो मैं यहां पर ये मैट्रिक्स लिख लूंगा, ये आ जाएगा x और y। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ गए और इनके दरमियान इक्वल का साइन है। तो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि जब दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन होता है इसका मतलब है कि वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, और जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। अब ये x जो है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 18.5 है और ये y जो है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 15 है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसका मतलब ये है कि x इक्वल है 18.5 के
और y इक्वल है 15 के। ये हमारे पास जो रेक्टेंगल हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसकी डायमेंशंस आ गई, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती है। अब ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल को यूज करते हुए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, अब इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो देखें इसमें भी हमारा पहला स्टेप सेम होगा जिस तरह के हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में किया था, कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें एक रेक्टेंगल की डायमेंशन मालूम करनी है, यानी कि एक रेक्टेंगल की जो साइड की लेंथ है और विड्थ है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, और उसके लिए हमें दो कंडीशन क्वेश्चन में बताई गई थी, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम बताया था। तो हम उन दो कंडीशंस को यूज करते हुए सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, दो लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी तो उनको फिर हम क्रैमर रूल को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखें, जिस तरह के हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस मालूम करनी है, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ हमने मालूम करनी है। तो ये मैंने एक फिगर बनाई है। अच्छा, अब देखें, ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है, लेंथ वाली साइड है, इसको हम फर्ज करते हैं कि हम x के इक्वल रख लेते हैं, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है, चौड़ाई है, इसको हम y के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लेट, हम फर्ज करते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, यानी कि ये वाली साइड मैंने x के इक्वल रख दी, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये वाली जो साइड है इसको मैंने वाई के इक्वल रख दिया। हम इसको एक्स और वाई के इक्वल क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें दो लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, तभी हम क्रैमर रूल को यूज करते हुए इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखें, हमें क्वेश्चन में दो कंडीशन बताई गई थी, मैंने जब आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए बताया था अकॉर्डिंग टू। अब उसमें जो पहली कंडीशन थी उसमें हमें बताया गया था कि ये जो दो लेंथ है, दोनों साइड की लेंथ है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इनकी लंबाई के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये एक कंडीशन में बताई गई थी। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि जो उस क्वेश्चन में पहली वाली कंडीशन थी उसके मुताबिक इन दोनों साइड के दरमियान डिफरेंस, तो देखें ये x माइनस वाई, दोनों के दरमियान मैंने माइनस का साइन डाल दिया, यानी कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर के। तो ये हमें जो पहली कंडीशन थी उसको यूज करते हुए हमने पहली लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमें जो दूसरी कंडीशन या दूसरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी उसमें हमें इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका एरिया दिया गया था। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल की जो चारों साइड की जो लेंथ है इसको अगर आप सम करें तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है रेक्टेंगल के लिए। तो देखें, हम छोटी क्लासेस में पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं रेक्टेंगल के लिए, ये वाला फॉर्मूला मैंने पुट किया है ऊपर, मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी कि जो सेकंड कंडीशन थी उसके मुताबिक। अब ये मैंने पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगल के लिए लिख दिया कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला मैंने किस लिए पुट किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है और लेंथ और विड्थ हमारे पास है, तो इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब पेरीमीटर की जगह मैंने जो हमें वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में 67 सेंटीमीटर वो पुट कर दी। उसके बाद 2 और इंटू लेंथ की जगह मैंने x पुट कर दिया, क्योंकि हमने लेंथ को x के इक्वल रखा, और विड्थ की जगह मैंने y को पुट कर दिया क्योंकि हमने विड्थ को y के इक्वल रखा था। तो ये मैंने x प्लस वाई पुट कर दिया लेंथ और विड्थ की जगह। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, इस 2 को आप दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई के साथ, दूसरी तरफ जाकर 67 पे डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 जो है 67 पे 33.5 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास 33.5 ये वैल्यू आ गई, और इक्वेशन की राइट साइड पे हमारे पास x प्लस वाई ये दो वेरिएबल आ गए। तो इस इक्वेशन को मैंने नीचे रीअरेंज कर दिया, यानी कि x प्लस वाई को मैंने पहले लिख दिया और 33.5 को मैंने बाद में लिख दिया। तो ये हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन आ गई, तो इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब ये दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई है, नंबर 1 और नंबर 2। तो अब हम क्रैमर्स रूल को यूज करते हुए ये जो रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशन, यानी कि ये इसकी जो साइड की लेंथ है और विड्थ है, ये हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चूंकि हम क्रैमर रूल को यूज कर रहे हैं, तो हम जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 में करते आए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने देखा था कि क्रैमर रूल में
जो ये वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये वाले फार्मूलाज यूज करते हैं। अब ये फार्मूलाज अगर आप देखें तो इसमें हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए होंगे। एक मैट्रिक्स ए चाहिए, उसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और यहां पर भी पुट करेंगे, यहां पर भी पुट करेंगे, ठीक है। और एक हमें मैट्रिक्स ए एक्स चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट मालूम करके हम इस पहले वाले फार्मूला में पुट करेंगे। और एक मैट्रिक्स हमें ए वाई चाहिए होगा, उसका डिटर्मिनेंट मालूम करके हम इस दूसरे वाले फार्मूले में पुट करेंगे। ये तीनों मैट्रिसेस हम मालूम करके इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखें, इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो हमें ये 3 मैट्रिसेस ए एक्स और ए वाई ये लिखना है, उसके बाद ये हम इनके डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। तो मैं पहले ये तीनों मैट्रिसेस लिखता हूं। तो ये जो मैट्रिसेस है, हम ये जो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं उनको यूज करते हुए लिखेंगे। तो देखें, ये मैट्रिक्स जो ए है, एक हमें ये मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है, मैं इसके अभी एलिमेंट लिखता हूं। एक हमें मैट्रिक्स ए एक्स चाहिए होगा, ठीक है, इसके भी मैं अभी एलिमेंट लिख लेता हूं। और एक हमें मैट्रिक्स ए वाई चाहिए होगा, ठीक है, तो इसके भी मैं अभी एलिमेंट लिख लेता हूं। तो देखें, पहले जो मैट्रिक्स ए है इसके मैं एलिमेंट लिखता हूं। तो वो हम ये जो 2 लीनियर इक्वेशन हैं इनमें जो कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं वो वाली वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। कोफिशिएंट वैल्यूज कौन सी होती हैं? ये जो वेरिएबल एक्स और वाई के साथ जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो कोफिशिएंट वैल्यूज कहलाती हैं। देखें, अब ये पहली वाली इक्वेशन पे अगर हम आए तो यहां पर ये वेरिएबल एक्स है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। हम जानते हैं कि जब वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू कोफिशिएंट की नहीं लिखी होती तो वहां पर वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर इस एक्स के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? 1 है, तो मैं लिखूंगा 1। उसके बाद दूसरी हमारे पास वैल्यू वेरिएबल वाई के साथ क्या है? 1 है और साथ में माइनस का साइन है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे -1। तो ये हमने पहली जो लीनियर इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट की वैल्यूज थी वो लिख दी। अब दूसरी वाली इक्वेशन पे आ जाएं, यहां पर आप कोफिशिएंट की वैल्यूज लिखें तो देखें एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि यहां पर वैल्यू 1 है, तो हम पुट कर लेंगे 1। और इसी तरह वाई के साथ भी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि वाई के साथ भी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 1। तो ये हमने जो पहला मैट्रिक्स है ए, ये हमने लिख दिया। इसमें हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशन की जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज होती हैं वो हमने लिख दी, ठीक हो गया। अब दूसरा हम ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। तो देखें, मैट्रिक्स ए एक्स हम किस तरह लिखेंगे? हम इस मैट्रिक्स ए पे आएंगे, इसका ये पहले वाला कॉलम छोड़ देंगे और दूसरे वाला कॉलम यहां पर लिख लेंगे, ये आ जाएगा -1 1, ठीक है। और ये जो हमने पहले वाला कॉलम छोड़ा है, यहां पर आप ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है इनकी ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो वैल्यू आ रही है 3.5 और 33.5, ये आप लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 3.5 और दूसरी है 33.5, ठीक है। और अब हम ये जो y वेरिएबल है इसके एलिमेंट लिखते हैं। तो उसके लिए भी आप मैट्रिक्स ए पे आए, इसका ये पहले वाला कॉलम लिखें, ये आ जाएगा 1 1, ठीक है। और दूसरे वाले कॉलम को छोड़ दें, दूसरे वाले कॉलम की जगह आप ये जो लीनियर इक्वेशन है इनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज है 3.5 और 33.5 ये वाली आप लिख दें। तो ये आ जाएगा 3.5 और यहां पर आ जाएगा 33.5, ठीक हो गया। अब मैं रिपीट कर लेता हूं। देखिए, जब मैंने मैट्रिक्स ए एक्स लिखा तो उसके लिए मैंने इस मैट्रिक्स ए का पहले वाला कॉलम छोड़ के इसकी जगह मैंने इन लीनियर इक्वेशन की जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे 3.5 और 33.5 ये लिख दी। फिर जब मैं वाई मैट्रिक्स मैंने लिखा तो उसके लिए मैंने इस मैट्रिक्स ए का दूसरा कॉलम छोड़ के उसकी जगह मैंने ये कांस्टेंट वैल्यू 3.5 और 33.5 लिख दी। तो ये मैंने 3 मैट्रिसेस यहां पर लिख दिए, 3 मैट्रिसेस हमने बना दिए। अब हम इन तीनों मैट्रिसेस को यूज करते हुए ये वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, अब अगर आप ये फार्मूला देखें, हमें इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ठीक है। जब हमारे पास इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी तो हम इन फार्मूलाज में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो मैं इस फिगर को अभी क्लियर कर लेता हूं, ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहां पर बनाई थी। अब देखें, ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने मैट्रिक्स ए को 2 बार्स के अंदर शो कर दिया और अब इसकी एंट्रीज को भी आप 2 बार्स के अंदर शो कर दें। तो ये आ जाएगा 1 -1 1 और 1, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो हम डिटर्मिनेंट मालूम करने का फॉर्मूला पुट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, ये जो एंट्रीज होती हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 × 1। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। नेक्स्ट आप इन 2 एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये 1 × -1, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। ये 2 एंट्रीज मल्टीप्लाई कर ली और ये 2 एंट्री मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें, ये आ जाएगा 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा और ये -1 -1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा और 1 × 1 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई 1 + 1 2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई इस मैट्रिक्स ए के लिए।
तो देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो मैं लिख लूंगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको उर्दू में गैर नादिर कालब बोलते हैं। जब मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर आ जाता है तो तभी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाता यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती तो देखें इसको फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि यहां पर अगर मैं इस डिटर्मिनेंट ए की जगह अगर मेरे पास ये वैल्यू जीरो होती तो इधर भी मुझे जीरो पुट करना पड़ता, इधर भी जीरो पुट करना पड़ता। तो देखें जीरो से कोई भी वैल्यू डिवाइड करें तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, यानी कि उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहां पर चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई। अब नेक्स्ट हमें ए एक्स और ए वाई इन दोनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज चाहिए। एक तरीका तो यह है कि मैं इन दोनों मैट्रिसेस के लिए अलग-अलग से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करूं और वो यहां पर पुट कर दूं। दूसरा तरीका यह है कि हम ये फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखें पहले मैं ये जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मैं इसका फार्मूला लिखता हूं। यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। ए एक्स की जगह आप ये जो मैट्रिक्स की एंट्रीज है ये वाली पुट कर दें। इसका हमने डिटर्मिनेंट चूंकि मालूम करना है तो मैं इसकी एंट्रीज को इस तरह दो बाद में शो करूंगा। अब यहां पर आप एंट्रीज लिख दें। ये आ जाएगा 3.5 और -1 और दूसरा है 33.5 और 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लें। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें हम ये जो ऊपर हमें मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट चूंकि मालूम करना है तो हम डिटर्मिनेंट का फार्मूला पुट करेंगे। क्या फार्मूला होता है कि ये जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 3.5 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 3.5 इंटू 1, उसके बाद माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस होता है। अब आप इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 33.5 इंटू -1। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली इन एंट्रीज की और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये वाला 2 आ जाएगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। देखें 3.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.5 हो जाएगा और ये -33.5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और 33.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 33.5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। देखें 3.5 को 33.5 से अगर आप ऐड करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी 37। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ जाएगा। अब इस 2 को आप डिवाइड करेंगे 37 पे, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 37 पे 2 डिवाइड होगा 18.5 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है x इज इक्वल टू 18.5। ठीक है, साथ अगर सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। ठीक है, अब ये वेरिएबल y है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वाई और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। ये ए वाई की जगह आप ये जो मैट्रिक्स ए वाई है इसकी एंट्रीज पुट कर लें। हम चूंकि इसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है तो मैं ऐसा ना 2 बार्स के अंदर शो करूंगा इसकी एंट्रीज। ये आ जाएगा 1 3.5 1 और 33.5 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह आप ये 2 पुट कर दें। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें। हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला पुट करेंगे, यानी कि एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को 33.5 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 1 इंटू 33.5 और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फार्मूले वाला माइनस होता है। अब इस 1 को इस 3.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया 1 इंटू 3.5 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखें ये 1 33.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 33.5 आ जाएगा और उसके बाद माइनस 1 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ गया। ठीक है, तो अब आप 33.5 में से 3.5 माइनस करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 30। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब देखें ये 2 1 2 हो गया और 2 30 पे डिवाइड होता है 15 टाइम, तो हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू आ जाती है 15 सेंटीमीटर। 15 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि वो जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई क्योंकि हमने x को लेंथ के इक्वल रखा था
और ये हमारे पास उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है उसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने y को विड्थ के इक्वल रखा था। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस आ गई हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया क्रैमर रूल से। ठीक है, और उससे पहले हमने इसको सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का।